अब इंडिया में मैं जब भी गाऊँ तो 4 रोल्स वोट गिन के रखे हैं। चैलेंजिंग नहीं, डर लगा। गाना इतना क्यों चला है? मैंने कहा इसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। मदद करो हे डा 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 माँ के मंदिर में। संतोषी माँ का नाम 50 साल तो रहा ना। 50 साल पहले 2 लाख की बहुत कीमत थी। 2-2 लाख मिलते थे उसमें, एक-एक डब्बे में। और मैं सब एक-एक नोट निकाल के म्यूजिशियन को दे रही थी। मैंने कहा दीदी मुझे आज मुंगड़ा गाने दे। मारामारी करने में एकदम स्ट्रांग थी। तो यह सर्टिफिकेट बहुत बड़ा मिल गया मुझे। उसको बीटल्स अच्छे लगते थे। गालिब जी की गज़लें हैं, गालिब जी की गज़ल मैं गाऊँ। जब संतोषी माँ इतनी चली तब मैंने दीदी को पूछा, दीदी तुमने सुना है क्या गाना? मुझे लगता है हेलन ने किसी को भी नहीं ये बोला होगा जो मुझे बोला था। मंगेशकर पूरा परिवार मेरे हाथ में है, सच्ची बात बोलूँगी तो सच नहीं बांधेंगे। किसी ने मेरा कोई गाना नहीं सुना। डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, मुझे कभी डर लगता नहीं है। मैं तो आरती उतारूँ रे पद्मावती माता की, पूरी पब्लिक खड़ी होकर डांस करनी शुरू। और रिकॉर्डिंग रूम में कुछ बाहर के लोग आए जो अलाउड नहीं है। तुम मेले दिल खिले, सबका रिकॉर्ड एक गाने ने तोड़ा है। और बैजनाथ ने गाया था, वो लाल मेरी तुम रखियो बला तेरे लाल मुंगड़ा में गुड़ की गली। जय संतोषी माँ इज उषा मंगेशकर इज जय संतोषी माँ। यही सुर बराबर है, कौन बोल रहा है उनको बोल दो। ये लता मंगेशकर ही गा सकती है। ये तो कमाल ही हो गई। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि किसी ने भी। मैंने कहा ठीक है मैं भी अच्छा गा के दिखाऊंगी। इतना सारा बोलने के लिए आपने मुझे कहा और मैंने बोला। थैंक यू। अच्छा अब मैं एक सोच रहा था क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि इस साल रमेश सिप्पी की फिल्म शोले की कामयाबी को 50 साल हो गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस साल एक और फिल्म अपनी कामयाबी के 50 साल पूरे कर रही है? उस फिल्म का नाम है जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ की सक्सेस पर मीडिया में डिस्कशन कम ही हुए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म के सुपरहिट गाने वाली गायिका उषा मंगेशकर से बात की जाए और दोबारा उनसे जय संतोषी माँ की अपार सफलता पर डिस्कशन किया जाए। नमस्ते उषा जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप जय संतोषी माँ की कामयाबी के 50 वर्ष के अवसर पर अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ फिल्म के सुपर डुपर हिट गानों के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। द ईयर 1975 बहुत ही महत्वपूर्ण था हिंदी सिनेमा के लिए, क्योंकि इस साल 2 फिल्में बहुत ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल थी। एक थी शोले और दूसरी थी जय संतोषी माँ। और जय संतोषी माँ की सक्सेस में म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ था। और तो हमने सोचा क्यों ना जय संतोषी माँ की गायिका को बुलाया जाए और उनसे बात की जाए, जय संतोषी माँ की सक्सेस को दोबारा जिया जाए। तो शुरू से शुरुआत करते हैं उषा जी। जय संतोषी माँ गाना गाने का ऑफर आपके पास कैसे आया? जय संतोषी माँ नाम से नहीं आया था, क्योंकि उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे जी सी अर्जुन, तो वो मुझे हर पिक्चर में बुलाते थे। एक तो गाना होता ही था, लेकिन बहुत नाम वाले नहीं थे। काफ़ी काम किया था उन्होंने और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो उनके दोस्त थे सतराम रोरा करके जी। तो सतराम रोरा ने उन्हें थोड़े बहुत पैसे जमा करके किसी से 20,000 मांगे, किसी से इस तरह से उन्होंने पिक्चर शुरू की, क्योंकि वो घर में संतोषी माँ इस देवता की पूजा करते थे। अच्छा। हमको इतना मालूम नहीं, संतोषी माँ के लिए इतना पॉपुलर नाम नहीं था जी। जब उन्होंने कहा कि आपको संतोषी माँ में गाने, मैं कहा जरूर गाऊंगी मैं, उसमें क्या है, कोई भजन वजन होगा ऐसा मुझे लगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पहला गाना लिया आरती। मैं तो आरती उतारू जी। तो आरती मुझे पता ही नहीं लगा, इतनी छोटी पिक्चर है, पैसे भी बहुत कम दिए थे, मतलब कितने दिए थे मुझे याद भी नहीं है। मुझे याद है 400-500 1200 रुपये 3 गानों के बस। तो उतने पैसे लिए, तो मुझे पैसे के लिए कुछ नहीं था। मैंने कहा उनके मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे और प्रदीप जी तो मुझे बेटी जैसा मानते थे जी। तो उन्होंने कहा था कि उषा को बुलाओ, तो हमेशा मेरा नाम लेते, तो मेरे आर्टिस्ट को बुला ऐसे बोलते थे। अच्छा।
तो वो मेरा गाना हुआ। तो उन्होंने इस तरह से सिखाया सबको गाना। श्री अर्जुन जी ने नहीं, कवि प्रदीप जी ने। अच्छा। उनको पंडित जी बोलते थे हम लोग। जी। पंडित जी ने ऐसे सिखाया कि जैसे एक लाइन आती है उसमें, माँ की डा डा डा, तो ऐसा नहीं बोलने का उनका, माँ के मंदिर में ऐसा करो। मैंने कहा पंडित जी ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मेरे बोलो का यही ही तो कमाल है कि मैं जो बोलता हूँ वैसे के वैसे गाना चाहिए। और हालांकि वो गाना गुजराती गरबा था जी। और वो गुजराती थे, तो उनका उसमें बहुत हाथ था म्यूजिक संगीत में। जी। तो गाते भी अच्छा थे वो। तो उन्होंने गा के बताया, तो सब लड़कियां मेरी पहचान की, मराठी हिंदी। तो वो हंस रही थी, बोलती पंडित जी क्या सिखा रहे, ऐसा कट अच्छा नहीं लगेगा, माँ के मंदिर में ऐसा होना चाहिए, जी। माँ के मंदिर में। मैंने कहा ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। नहीं 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 बेटी, मुझे बेटी कहते थे, कभी आर्टिस्ट बोलते थे। मैं बोलता हूँ वही ठीक लगेगा। मैंने कहा ठीक है, आपका गाना है, कुछ भी कीजिए। जी। तो वो गाना उस तरह से रिकॉर्ड हुआ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके नज़र आएगा क्या ऐसे गवाया है। तो ये गाना हो गया। फिर बीच में काफ़ी दिन निकल गए, मुझे कोई आता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। जी। मैंने कहा छोटी पिक्चर है कि बंद हो गई होगी। अच्छा। बहुत ही छोटी पिक्चर, मतलब लाखों में बनी है, मेरे ख्याल से 2-3 लाख की पिक्चर है सिर्फ। अच्छा। अंदाज मेरा ये है, क्योंकि उसके म्यूजिक डायरेक्टर तो श्री अर्जुन थे, वो भी सिंधी थे, ये भी सिंधी थे। हाँ। तो उन्होंने आपस में उनको ले लिया था, और वो गाते भी थे कोरस में। जी। सतराम अरोरा। जी। तो छोटा आदमी था, लेकिन उसकी पूजा बहुत जोर के होती थी घर में, चने और गुड़ वगैरह सब लाते थे वो। जी। तो उन्होंने सोचा कि इस माँ का ही मैं पिक्चर बनाऊं, तो उन्होंने पिक्चर निकाला। अच्छा। शुरू कर दिया। तो उन्होंने कवि प्रदीप जी को लिया और श्री अर्जुन जी का लिया। ये तो सेट हो गया। तो उनको लगा हीरो हीरोइन क्या करेंगे, पैसे तो बहुत लेंगे। जी। उस वक्त तो करोड़ों में नहीं लेते थे आर्टिस्ट, थोड़े लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में, ऐसा कुछ होना चाहिए उस वक्त होगा। तो उन्होंने मराठी के एक अच्छी एक्ट्रेस को हीरोइन बनाया। अच्छा। और कलकत्ता से आसिम कुमार करके एक आर्टिस्ट थे, जी। उनको बुलाया हीरो के लिए। और उनके फादर के लिए वगैरह, अपने बेजुबारा में जिन काम किया था उनको भरत बुलाया। भूषण। हाँ। तो उन्होंने सेट बराबर अच्छा सेटअप हो गया, शूटिंग शुरू हो गई। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, तो एक दिन मुझे फ़ोन आया श्री अर्जुन जी का कि एक गाना करना है। मैंने कहा कौन सी पिक्चर का? तो वही संतोषी माँ का। मैंने कहा अच्छा, वो चल रही है पिक्चर? मुझे लगा था कि बंद हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही छोटा था। मैं गई तो उन्होंने कहा आपको देविका मांगते हैं ना, जैसे कि मेरी इच्छा पूरी करो, ये करो। तो मदद करो, मदद नीता, करो मेरी, करती हूँ तुम्हारा करती हूँ व्रत। व्रत वो तुम्हारा। व्रत वो लड़की हाँ, करती हाँ। हीरोइन। मुझे मालूम नहीं उसका व्रत क्या होता है। तो वो गाना गाया मैंने। गाना गाने के बाद पिक्चराइज हो गया होगा, मुझे कुछ मालूम नहीं क्या चल रहा है अंदर, रिकॉर्डिंग रूम में क्या चलता है जी। मुझे मालूम नहीं था। क्योंकि हम लोग ऐसे रहते हैं, रिकॉर्डिंग रूम ऐसे, तो दिखता नहीं था कि कोई अंदर आया गया। तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर मैं भूल गई कि छोटी पिक्चर श्री अर्जुन जी के इतने 25 गाने गाए मैंने, लेकिन एक भी पिक्चर चली नहीं उनकी। फिर कई दिन निकल गए, और एक दिन मुझे फ़ोन आया फिर से, अभी आखिरी गाना करना है, मदद करो संतोषी माँ। रिहर्सल्स वगैरह किया, सब कुछ हो गया। और रिकॉर्डिंग रूम में कुछ बाहर के लोग आए जो अलाउड नहीं है। अच्छा। रिकॉर्डिंग रूम में हाँ। किसी को आने नहीं देते, क्योंकि इनकी ट्यून उधर जा सकती है, उनकी ट्यून उधर जा सकती है, इसीलिए। जी। तो ये बिल्कुल उनका स्ट्रिक्ट था कि कोई नहीं आ सकता। लेकिन श्री अर्जुन जी इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे इंसान थे, वो किसी से भी नहीं बोलते थे, ना नहीं बोलते थे। नमस्ते करते बोलते आइए आइए आइए, ऐसा स्वागत करते थे।
मालूम नहीं उन लोगों ने किसको बुलाया था या कौन आ गए थे। जी। उनके साथ एक लेडी भी थी। अच्छा। तो वो गाना मैंने गा के देखा, मैंने कहा अर्जुन जी ये गाना बहुत ऊंचा लग रहा है मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं आप थोड़ी कोशिश की। मैंने कहा कोशिश तो कर ही रही हूँ, थोड़ा ऊंचा लग रहा है, क्या करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग इसी में रिकॉर्ड करेंगे, इसी सुर में, इससे ऊंचा नहीं करेंगे। जी। अंदर जो लोग बैठे थे वो आपस में बात कर रहे थे। वहाँ असीम कुमार भी थे कि इसका अगर ऊंचा करें सुर तो बहुत जोर में आएगा गाना, क्योंकि ये आखिरी गाना है और वहाँ संतोषी माँ आती है, आती है। तो उसका बहुत जोर का गाना होना चाहिए। तो इतना कम सुर में अच्छा नहीं लग रहा है। सजेशन दिया उन्होंने कि आप सुर बढ़ा दीजिए तो अच्छा लगेगा। जी। दोस्त लोग सब मेरे पास आए, बोलते कि सब बोल रहे हैं तो आप सुर बढ़ा दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगी, मुझे इससे ज़्यादा मैं नहीं गा सकती, क्योंकि शुरू का ही ऊंचा था। जी। मदद करो हे मदद डा डा डा, ये नोट लग रहा था। तो उन्होंने कहा ये नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं शांत बैठी थी, क्योंकि मेरे पालनहार तो वो थे ना, कवि प्रदीप जी, जी। वो बराबर करते थे सबको। हम्म। तो अंदर के लोगों की बात उन्होंने सुनी। हाँ, इससे अच्छा है, इनसे मतलब मेरे लिए बोला, इससे अच्छा है कि मेरे साथ जो लेडी आई है वो अच्छा गाएगी। अच्छा। यहाँ तक बात होगी। ओ गॉड। मुझे नहीं मालूम, मुझे अच्छा। ना दिख रहा है ना मैं सुन रही सकती। अच्छा। बहुत आधा घंटा हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। श्री अर्जुन जी आते हैं, बोलते हैं कि आप सुर बढ़ाइए। मैं बोलती हूँ नहीं बोल रहे, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। ऐसे बहुत देर तक, आधा घंटा हुआ, पौना, क्या रिकॉर्डिंग तो कर लो। फिर मैंने बोला ऐसा कीजिए, आप मेरा गाना मत लीजिए, आप किसी और को लेके गवा दीजिए। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं बिगड़ेगा उसमें, हाँ। अच्छा हो जाएगा गाना। हम्म। प्रदीप जी आए, कौन बोलता है मेरे आर्टिस्ट को, ये क्या बोल रहे हो, दूसरा आर्टिस्ट गाएगा? नहीं, मेरा आर्टिस्ट ही गाएगा। तो मैंने बोला पंडित जी आप देखिए ना, क्या करूँ मैं, यही सुर बराबर है, कौन बोल रहा है उनको बोल दो, यही सुर। और उनका नाम बहुत था, क्या बात है। कभी कभी मैंने तो बचपन में सुना थे उनके गाने, जी। किस्मत पिक्चर में, और मैं बहुत आदर था उनके लिए। तो मैंने कहा आप बोल रहे हैं? तो हाँ, मैंने कहा ठीक है मैं गाती हूँ। मैंने गाया, वो लोग जो थे वो निकल गए गुस्से में। ओके। और वो असीम कुमार को कुछ, या उनके सेक्रेटरी होगा, कुछ ऐसा बोल दिया कि ये गाना नहीं चलने वाला, ऐसा पिक्चर नीचे जाने वाली है। तो बेचारे वो क्या करेंगे। वहाँ एक आदमी बैठा था जिन्होंने उनको 60,000 रुपये दिए थे, फाइनेंस किया था। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं लोग, ये मानते नहीं बात। इतने बड़े आदमी ने कहा कि सुर बढ़ा दो, ये मानते नहीं, ये क्या गड़बड़ है, मेरे पैसे वापस करो। देखिए जब इंसान की किस्मत खराब होती तब ऐसी बात निकलती है। को क्या मालूम कि ये पिक्चर कितनी चलने वाली है, किसी को मालूम नहीं। गाना हो गया, पिक्चर लगी, और पहला गाना मेरा वही चला, मदद करो संतोषी माँ, पहला। तो हाउसफुल हो ये फिल्म, सब जगह एक गाना बहुत बहुत ज़्यादा चल पड़ा, मदद करो संतोषी माँ। तो लोग पूछते संतोषी माँ, हमने तो दुर्गा सुना है, लक्ष्मी सुना है, ये सुना, ये बहुत कम सुना नाम है, कभी आया नहीं आँखों के सामने। मुझे पूछते थे कौन सी देवता है, मैंने कहा है तो संतोषी माँ, नाम तो है, तो देवता तो होनी चाहिए, और पूजा वूजा करते हैं जी। और पिक्चर लग गई, बम्बई में चल पड़ी, छोटे गांव में भी चल पड़ी। और धीरे 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 क्या हुआ कि उसका पहला गाना ज़्यादा जोर में गया, जो पहले किया था मैंने आरती। तो आरती इतना जोर में चला, इतना जोर में चला, जिस आदमी ने बोला था मेरे 60,000 रुपये वापस करो, वो रोया होगा उसके बाद में कि पहले कुछ हफ्तों में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया जी। उसको तो बहुत पैसा मिलता,
उसके बाद कितने करोड़ का किया हमको मालूम नहीं, ये पहली बात सुनी थी। हाँ। पिक्चर थिएटर में मैं गई, खुद देखने के लिए गई थी। थिएटर में क्या रिस्पांस है, तो क्या रिस्पांस, इधर कृष्ण थिएटर था, अभी नाम बदल दिया, वहाँ पे बहुत रिस्पांस मिला। उनका अच्छी बात है। और मैं देख रही हूँ औरतों को, पारसी औरतें हैं, क्रिश्चियन औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं, सब औरतें देख रही है, क्योंकि औरत की पिक्चर थी वो। और मैंने सुना है ये सब औरतें घर में जाके वो पूजा करती थी 16 शुक्रवार, और उनको अलाउ करते थे वो घर में। तो ये तो कमाल ही हो गई। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि किसी ने भी, कि सारी की सारी जाति की औरतें, हिंदू पकड़ के सारी सब कर रहे घर में पूजा। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने सुना, मुझे प्रदीप जी ने कहा, अरे उषा तुमको मालूम है, और अर्जुन जी को वीर अर्जुन बोलते थे, अरे वीर अर्जुन के गाने चल पड़े हैं, बहुत चल पड़े हैं, और क्या पिक्चर चल रही है, तुमको मालूम है। थिएटर के अंदर जाते टाइम चप्पल उतार के जाते हैं लोग, चप्पल उतार के जाते हैं। औरतें घर से गरबे के कपड़े पहन के, चप्पल उतार के, हाथ में थाली लेके, क्या बात है। इस स्क्रीन के सामने आरती करके, जब आरती चलती है तब, और लोग पैसे फेंकते हैं। और उन्होंने बाहर एक झाड़ या खंबा कुछ देख के एक डब्बा लगाया है, उसके ऊपर संतोषी माँ का फोटो लगाया है, और आते जाते लोग उसमें पैसे डाल के जाते हैं। ये माँ की पूजा, वहाँ गुड़ और चना रखा है। ये गुजरात में और सब जगह पे ऐसा धूम के, इतनी धूम की कि एक डब्बे में उस ज़माने में 50 साल हो गए, 50 साल पहले 2 लाख की बहुत कीमत थी। 2-2 लाख मिलते थे उसमें, एक एक डब्बे में। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे सतराम अरोरा, वो मिडिल क्लास फैमिली के थे, मतलब बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा। तो बहुत पैसा मिलने के बाद नेचुरल ये होना ही था, और चलती गई फिल्म, चलती गई। कितने करोड़ का हुआ मालूम नहीं, ऐसे कितने का पैसे मिले, 2-2 लाख, 1-1 लाख, 50,000, मालूम नहीं। तो ये कमाल क्यों हुआ मालूम नहीं। सतराम अरोरा जी ने दूसरी फिल्म बनाई, मैंने कहा था उनको, अच्छी पहचान हो गई इतने चलने के बाद। अच्छा, उन्होंने आर्टिस्ट को, मुझे पंडित जी को, अर्जुन जी को, 3 मेन उनके थे। इतनी चलने के बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया। अर्जुन जी को उन्होंने दिया एक फ्रिज। अच्छा। दे सकते थे वो, देना चाहिए, तो बोलना तो चाहिए तो कम से कम। नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छे आदमी थे। उसके बाद में मैंने उनके साथ डुएट भी गाया था। फिर क्या हुआ कि पिक्चर लगने के बाद सब जगह पूजा अर्चा सब होने लगी, और इनको मैंने कहा, अब आप दुर्गा माँ बनाइए, आपको आशीर्वाद मिला है, आप उसी रास्ते से चलिए। नहीं, नवाब साहब पिक्चर बनाई, डूब गई। एक गाना चला, एक गाने के सिवा कुछ भी नहीं, उसका किसी को मालूम नहीं किसने बनाई पिक्चर, कहाँ गई। संतोषी माँ जिसने बनाई बोला तो भी हंसते थे, ऐसा कैसे होगा, इतना वो इतनी अच्छी चली, ये नहीं चल रही है। उसके बाद और एक फिल्म बनाई, सी अर्जुन जी को पे निकाल दिया उन्होंने, वो तो और भी नीचे गई। और जितना मिला था काफ़ी नीचे गए। कुछ सालों के बाद मैं गाना गा रही थी, सी अर्जुन जी का ही गाना गा रही थी। गाने के लिए मेरे साथ आए सतराम अरोरा, वो गाते भी थे। तो उनके साथ गाने का, क्या हुआ सतराम अरोरा जी, आप गा रहे हैं, करोड़पति इंसान है आप। कुछ बोला नहीं, हंसने लगे। सब 2-3 पिक्चर गई उनके एकदम बुरी तरह से। तो ये प्रोडक्शन की ट्रेजेडी है। कवि प्रदीप नहीं रहे, उसके बाद गए सी अर्जुन जी। उसके बाद नवाब साहब करने के बाद और एक पिक्चर साइन करने की बात चल रही थी, उनका प्रेशर लो हो के लो प्रेशर में गए। सतराम अरोरा सेटल हो गए, जहाँ पे थे वहाँ पे, बाद में मिले नहीं मुझे वहाँ। कुछ दिन पहले, मतलब 1 साल हो गया शायद, वो भी गए।
अब रही हूँ सिर्फ मैं। अच्छा। और मैंने 1200 रुपये मिले 3 गानों के। मैंने उससे कई ज़्यादा पैसे कमाए प्रोग्राम में गा के। जी। प्रोग्राम में गाती थी मैं, और औरतें डांस कर रही है, कोई आरती के गरबे कर रही है, ऐसे मैंने कई प्रोग्राम में देखा। आज तक मैं वो गाने गा रही हूँ। तो संतोषी माँ का चला हुआ गाना है, मैं तो आरती उतारूँ रे, बहुत चलता है। अच्छा, आपने प्रोग्राम की बात की तो मुझे याद आया, उस ज़माने में आपने एक जैन मंदिर में आपको जय संतोषी माँ का गाना गाना पड़ा था, और वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी। आप एक विडंबना में पड़ गई थी, तो मैं क्या गई किस्सा हूँ, थी? मेरे साथ जो थे गाने वाले कुमार सोनिक, वो आए थे। मैं गाऊंगा बोला, हमने कहा मैं जैन के कितने गाने गा सकती हूँ, मैंने कभी गाया नहीं है, तो भी मैं इधर उधर के लेके मैं ओंकार मंत्र उनका जो होता है नवकार मंत्र वगैरह गा सकती हूँ। तो मैंने नवकार मंत्र तैयार किया और एक चीज़ तैयार की, 3-4 गाने मैंने रेडी किए, और मैंने अनाउंस किया उन्होंने कि संतोषी माँ के फेमस गाने वाली आप आ रही है। तो वो था जैन मंदिर का उद्घाटन था जयपुर में। अच्छा, जयपुर में प्रोग्राम था। हम्म, तो नीचे से एक चिट्ठी आई मुझे हिंदी में, आप कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकते, आप प्रभु ले सकते हैं बस। अगर मैंने गाया तो कुछ करेंगे नहीं, उठ के चले जाएंगे। तो मुझे कुमार ने कहा कि आप मत गाइए, मैं भी नहीं गा रहा हूँ। मैंने कहा मैं कहाँ गा रही हूँ, मैं तो ये गाने गा रही हूँ। नहीं, ये संतोषी माँ मत गाइए। मैंने कहा संतोषी माँ नहीं गाऊँ तो मैं स्टार्ट क्या किस पे करूँ। तो मेरे तरफ पीट करके इधर मुँह करके कोरस गा रहे थे। मैंने कहा आप क्या करिए, तो आदमी बिल्कुल ही गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैंने कागज़ लिया, उधर ही लिखा, मैं तो आरती उतारू रे पद्मावती माता की। अच्छा। और हो गया। उसके बाद में नाम ही नहीं आता, मुखड़े में आता है संतोषी माँ। तो वो कट करके उनके देवी का नाम लिखा पद्मावती माता। तो उनके साधु सब बैठे थे इसमें विंग में बैठे थे। एक बहुत बुढ़े साधु थे, बहुत ऊंचे, मराठी बोलते थे, कानड़ी थे। जब मैंने वो गाना गाया तो मैंने ऐसे नमस्ते किया, तालियां बजी, सब कुछ हुआ। तो मैंने ऐसी मेरी नज़र गई तो अंदर से बोल रहे वंस मोर। हाँ एक मर्तबा गाओ। तो मैंने गाया, तो 2-3 लड़कियां उठ के आई ऊपर और वो डांस करने लगी। अब मेरी ध्यान उधर ही जा रहा है, मैंने उनकी तरफ देखा था और एक मर्तबा गाओ। फिर गाया, फिर लोग बहुत डांस कर रहे, ऐसे खुश हो गए एकदम, पद्मावती का नाम लिया तो। फिर मैंने देखा, फिर गाया, 5 मर्तबा गाया मैंने। 5 मर्तबा गाया तो फिर उनका आशीर्वाद ये वो सब हो गया। जब मैं होटल में आई तो होटल में 3 बज रहे थे सुबह के। मैंने खिड़की से बाहर देखा, साधु जा रहा था। कोई नहीं साथ में, कुछ नहीं, हाथ में काठी नहीं, कुछ नहीं, कोई बर्तन वगैरह। उसके साधु को ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ नहीं रख सकते हो साथ में। खाना भी ऐसे खाते हैं, पानी भी ऐसे ही पीते हैं। तो मुझे हाँ, बहुत बहुत बूढ़ा आदमी था, काफ़ी मतलब ताकत बहुत आई होगी, इतनी बड़ी तपश्चर्या उनकी। चल के जयपुर से वो दिल्ली जा रहे थे। अच्छा। सब जगह चल के जाते हैं, बैठते नहीं अंदर, श्वेतांबर होते बैठते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं दूर से उनको नमस्कार किया, देखा नहीं उन्होंने। क्या बात। मैं कहा कुछ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी जो ताकत है उसमें से थोड़ा सा मुझे मिल जाए। जी। अच्छा उषा जी, फिल्म का म्यूज़िक फिल्म के रिलीज़ होने से पहले मार्केट में आ चुका था, तो उस ज़माने में फिल्म का म्यूज़िक फिल्म के रिलीज़ होने से कितने पहले रिलीज़ किया जाता था? जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तब वो लोग देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका कि ये HMV लेगी। अभी तो सारेगामा है, फिर वो किसी भी कंपनी में आप दे नहीं सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते हैं।
तब तो एक कंपनी होने से वो उनका राज था तो उनको मिली, लेकिन उन्होंने इतने गाने चलने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर को ना कुछ दिया, क्योंकि संगीत का है ना, तो म्यूज़िक डायरेक्टर को देते हैं और सिंगर को देते हैं, और दोनों को भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। फिल्म को सिल्वर डिस्क नहीं दी, वो देनी चाहिए थी। थोड़ा सा ऐसे लगता है, अच्छा मुझे तो कुछ नहीं लगता है, अवार्ड तो रह जाता है घर में, लेकिन नाम रह गया। संतोषी माँ का नाम 50 साल तो रहा ना, और 25 साल चलने वाला है वो, पक्का। अच्छा। क्योंकि मैं प्रोग्राम में जाती हूँ, मराठी हिंदी कोई भी प्रोग्राम में, जगराता में, पहले संतोषी माँ ही गाना पड़ता है मुझे। अच्छा। अब मैं क्या करती हूँ, एक लाइन गाती हूँ और मेरे साथ की जो लड़की होती है वो तुम आगे गाओ, इतना गा गा के मैं थक गई हूँ। तो जय संतोषी माँ मतलब कब रिलीज हुई थी? 30 मई 1975 को या 15 अगस्त 1975 को? नहीं, दो जगह ये दो तो डेट मुझे है। याद नहीं है, अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये पिक्चर छोटी है हम्म। और इसका कुछ नहीं होने वाला। बाकी जितनी पिक्चरें होती है, ये धार्मिक पिक्चरें होती है, जी। वो एक लेवल तक चलती है, उतनी चलेगी, अच्छा ऐसा मेरे दिमाग में था। जी। मैं पिक्चर देखने गई तब मुझे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है गानों में, अच्छा। कि इतनी औरतें आई हैं, सब अलग अलग कपड़े को पहचान में आती है। उसके बाद में जो उसने पिकअप किया है, बाप रे बाप, अच्छा, संतोषी माँ ने कमाल कर दी। गाते वक्त आपको ऐसा लगा था कि कुछ होने वाला है इस गाने में? कभी नहीं, नहीं। कभी सिंगर को मालूम नहीं पड़ती कि कौन सा गाना चलेगा। अच्छा। ये संतोषी माँ के गानों में मुझे नहीं लगा था कि आरती नहीं चलेगी, ये लगा था मुझे, अच्छा। और आरती चल पड़ी। कोई उसका हिस्सा भी नहीं इतनी चल पड़ी। आज तक चलता है वो? अब तक चल रही है। अभी 8 दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया, मुझे पहले उसका लाइन गानी ही पड़ी। अच्छा। और उस ज़माने में आप गाना फाइनल टेक करने से पहले कितने टाइम तक रिहर्सल करते थे? सिटिंग होती बहुत थी? पहले, मतलब 50 साल के पहले वाली बात बोल रही हूँ मैं, जी। जब मैं छोटी थी, 18-19 साल की थी, तब हम लोग को गाना म्यूजिक डायरेक्टर के साथ रिकॉर्डिंग करनी, रिहर्सल रूम होते थे। अच्छा। हाँ, तो रिहर्सल रूम में जाके म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन सब बैठ के वो गाना सिखाते थे, और हम लोग उसके साथ 1 मरतबा 2 मरतबा, फिर वो बोलते थे आप परसों फिर आ जाइए। अच्छा। तो यहाँ से दादर जाओ, दादर में बसंती हॉल करके, तब वहाँ जाके रिहर्सल करते थे हम लोग। तो 3, 4, 5 रिहर्सल हो जाती थी। वो होने के बाद हम लोग स्टूडियो में जाते थे। जी। स्टूडियो में जाके फिर म्यूजिशियन के साथ 3-4 रिहर्सल होती थी। फिर माइक टेस्ट होती थी। माइक टेस्ट होने के बाद उनका सब करेक्शन हो जाता है। एक ही माइक पे होता था ना। अच्छा। सिंगर मैं हूँ, मेरे पीछे कोरस खड़ा है। दूसरे माइक पे कोई मेल सिंगर है, ऐसा फर्ज कीजिए। वो इतने ऊंचे हैं, मेरे पैर के नीचे इतना पाटला दिया है, मैं उनके साथ खड़ी हो गई हूँ। हाँ। और फिर मेरे साथ कोई लड़की है, जैसे 2 लड़कियाँ और 1 लड़का गा रहे हैं, तो 2 लड़की गा रही, तो एक ही माइक पे, तो मैं मेरी लाइन गाऊँ और मैं ऐसे करूँ, फिर वो एक लाइन गाएगी, फिर मैं ऐसे कहूँगी, ऐसे करना पड़ता है। अच्छा। और फिर कोरस भी साथ में। लेकिन रिकॉर्ड इसकी कमाल है कि वो गाना जब सुनेंगे आप, तो ऐसे लगेगा कि क्या मिक्सिंग है इसका। कोरस सुनाई दे रहा है, म्यूजिशियंस सुनाई दे रहे हैं, तबला सुनाई दे रहा है, सब कुछ आता था। क्या कमाल करते थे। तो ऐसे बहुत दिन चला। फिर बाद हम लोग जब एकदम मिल गए, तो हम लोग को फिर उन्होंने कहा कि एक रिहर्सल आप वहाँ आइए स्टूडियो में, एक रिहर्सल कीजिए और गा दीजिए। आदत हो गई थी। फिर एक रिहर्सल करके गाना चालू हो गया। तो ये सब एक रिहर्सल वाले गाने हैं। अच्छा। जितने भी गाए मैंने। तो जय संतोषी माँ के तीनों गानों के लिए आपने कितने दिन की रिहर्सल की थी? ये मुझे अंदाज़ा नहीं, मैंने अच्छा। कहा ना, बहुत दिनों के बाद मुझे दूसरा गाना आया। अच्छा। और जिस लाइन से गाने हैं उसी लाइन से, पहले संतोषी माँ की आरती,
फिर करती हूँ तुम्हारा व्रत, मत- और फिर मदद करो मदद करो संतोषी। संतोषी। एक प्रोग्राम में एक जगराता में गई थी मैं दिल्ली। तो एक बहुत बड़े आदमी है वहाँ के, साधु साधु जैसे, उन्होंने किया था जगराता देवी का। नवरात्रि में तो जगराते चलती है वहाँ पे। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं थी जगराते में क्या करना है। तो उस वक्त चला था मदद करो संतोषी माँ, बहुत चला था। तो मैं खड़ी हूँ, एक प्लेटफॉर्म जैसा ऊंचा बनाया है, उसके नीचे म्यूजिशियन बैठे हैं, और उसके नीचे सीढ़ी के उतरने का ऐसे मनोहर जैसे। तो वो गाना मैं जगराते में गा रही थी, ये गाना वो गाना। तो सब ऐसे राह देख रहे थे, ऐसे मुझे लग रहा था, सब औरतें खास करके। जब मैंने मदद करो संतोषी माँ चालू किया, तब उसमें हिलना शुरू किया औरतों ने। जैसे गाना बंद हुआ, औरतें आई, रुपए का हार, 10 रुपये, 100 रुपये बंदे मुझे डाल रही है। अब मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, पिक्चर का गाना गाया, 2-3 हार डाले। तो फिर नमस्ते गाना करें, पैसा का हार मत डालिए प्लीज़, आप दोबारा सुनना चाहिए तो मैं गाती हूँ। वह 2-3 मरतबा गाना पड़ा, और मैं सब एक नोट निकाल के म्यूजिशियन को दे रही थी। 2,500-3 हज़ार रुपये थे। हाँ, तो ऐसे भी मतलब लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं कि वो गाने के लिए वो मुझे दे रहे थे पैसे। और ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी पिक्चर मैंने बनाई है, पूरी पिक्चर के गाने मैंने गाए थे, लेकिन म्यूज़िक भी मैंने दिया है और स्टोरी भी मेरी है, सब कुछ। ऐसे वो संतोषी माँ पिक्चर मतलब मेरी पिक्चर, ऐसा ऐसा नाम है। जय संतोषी माँ इज उषा मंगेशकर इज जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ का गाना चाहिए, उषा मंगेशकर को बुलाना है तो वही गाना गाएंगी। हाँ। वो गाना गाएगी ना, उसको बुलाइए। कम से कम 10-12 जगराते किए मैंने ये गाना गाने का, संतोषी माँ का ये, और बाद में आरती। अच्छा। बाद में आरती ने बहुत पिकअप किया, अभी आरती चलती ज़्यादा। अच्छा उषा जी, उस ज़माने में HMV के मैनेजर दुबे जी ने आपसे खुद कहा था कि आज तक किसी भी हिंदी फिल्म का म्यूज़िक इतना नहीं बिका है जितना कि जय संतोषी माँ का बिका है। वो रिकॉर्ड था उस ज़माने में। हाँ, दुबे जी थे जी। उनके मैनेजर। हाँ। तो दुबे जी ने मुझे कहा, बिठा के मुझे कहा, अच्छी पहचान थी उनकी। उषा जी आपको मालूम है इनका क्या, हमारे पूरे HMV के जीवन में जितने भी रिकॉर्ड आई हैं, सबका रिकॉर्ड एक गाने ने तोड़ा है, संतोषी माँ की आरती। आज तक हमने इतना पॉपुलर गाना और इतने गाने बेचे नहीं है। इतने गाने मतलब हम लोग को तो 400 रुपये मिले, HMV तो कहाँ से कहाँ गए। दीदी के गाने चलते ही थे, उनका तो सवाल ही नहीं है जी। लेकिन मेरा गाना इतना चलने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो जब आपके जय संतोषी माँ के गाने इस कदर चल पड़े, जब HMV का रिकॉर्ड तोड़ा, आपके घर पे क्या चर्चा होती थी, क्या डिस्कशन थी, किस तरह की प्रतिक्रिया हुई थी आपकी? क्योंकि आपके घर में 3 सिंगर्स बहनें हैं और एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, तो उनका रिएक्शन क्या था? आप बोलूँगी तो सच नहीं बांधेंगे, किसी ने मेरा कोई गाना नहीं सुना है। हम लोग गाना सुनते थे जब दीदी का, अगर दीदी कौन सा अच्छा हुआ आज का गाना, और तो बहुत अच्छा, कौन सा कोरा कागज़ था मेरा मन, बहुत अच्छा है ना गाना, इतनी ही बात होती थी। अच्छा। कोई बेइज्जत की बात नहीं होती थी। अच्छा। ना ही मैंने क्या गाया किसी ने पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। लेकिन जब संतोषी माँ इतनी चली, तब मैंने दीदी को पूछा, दीदी तुमने सुना है क्या गाना? बोलते हाँ सुने हैं गाने। मैंने कहा तुमको मेरी तरफ से कौन सा गाना अच्छा लगा, मैंने क्या अच्छा गाया है? बल्कि तुमने करती हूँ तुम्हारा व्रत बहुत अच्छा गाया है। तो यह सर्टिफिकेट बहुत बड़ा मिल गया मुझे। जी। अच्छा, जय संतोषी माँ की सफलता से जुड़े फिल्म से सभी कलाकारों का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, सबकी तकदीर बदल गई। तो आपके करियर में क्या बदलाव आए जय संतोषी माता के बाद? हम लोग सिंगर हैं, कभी संतोषी माँ का गाना गाया तो कभी गुजराती गाना गाया तो कभी बंगाली गाना गाया। तो ऐसा कुछ ये रहता नहीं कि इसी टाइप के गाने गाने, ऐसा कोई सिक्का नहीं होता है, क्योंकि मेरे पे तो ज़रा भी नहीं है।
क्योंकि मैंने संतोष सिन्हा का गाना गाया है और बहुत चला हुआ मुंगड़ा भी गाया है। मतलब अलग अलग पब्लिक अलग अलग होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा उषा जी, आजकल जब फिल्म चल जाती है फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड को, तो प्रोड्यूसर बहुत जल्दबाजी में सक्सेस पार्टी कर देते हैं। तो उस समय जब आपकी फिल्म इतनी चल पड़ी जय संतोषी माँ, तो आपके प्रोड्यूसर ने सक्सेस पार्टी रखी थी, किस तरह का जश्न या सेलिब्रेशन हुआ था? कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, मैं तो आरती उतारो के लिए आप फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन आपको मिला था। ऐसे सुना था मैंने, नहीं मेरे हुआ, पास तो कुछ नहीं आया। नहीं हुआ था। और उसी साल आशा जी के 2 गाने भी नॉमिनेट हुए थे साथ में। उनके गाने थे वो खेल खेल में का सपना मेरा टूट गया और कल के अपने अमानुष का गाना। तो मतलब फिर घर में मतलब आप लोगों का डिस्कशन हुआ कि दोनों बहनें साथ में नॉमिनेट हुई हैं, क्या फीलिंग कोई थी? बात नहीं, नहीं। कोई मतलब हम लोग गाते हैं, अपना एक प्रोफेशन है। दीदी गाती है, उसका रास्ता यह है। हम्म, आशा गाती है, उसका रास्ता अलग है, जी। मेरा रास्ता अलग है। हम्म, असल में क्या होता था, ABC हम्म, ऐसी पिक्चरें होती थी। हाँ। A नंबर की राज कपूर की, इनकी वगैरह बड़ी बड़ी फिल्में, यशराज पिक्चर्स वगैरह, तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होती थी। बी में क्या होता था कि बी में थोड़े कम पैसे लेने वाले डायरेक्टर, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन उनको बड़ा चांस नहीं मिल रहा है। हम्म, जैसे कि चित्रगुप्त जी को तो मद्रास में चांस मिला, तो वो तो एक क्लास में गए। ऐसे काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर, अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, कभी ए में कभी बी, कभी ए में कभी बी, ऐसे काम करते थे। तो ABC में क्या होता था कि गाने वाली दीदी तो ए में, जी। कभी नीचे कोई नहीं। आशा भी ए, फिर बी, कभी इधर भी गाती थी कभी इधर भी गाती थी, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे पहचान के थे कि ना नहीं बोल सकती थी। श्री अर्जुन जी को मैंने ना कभी बोला ही नहीं, मेरा एक तो गाना होना ही चाहिए आपका, ऐसा हमेशा कहते थे। तो उस हिसाब से हम लोग गाते थे। मैं कभी बी में, कभी ए में, कभी सी में, कभी बी, ऐसे तीनों इस तरफ गाती थी। गुजराती में गाती थी वहाँ, तो किसी को मालूम नहीं मैं गुजराती में गा रही हूँ। घर में कोई बात ही नहीं होती थी। पिक्चर गाना किया, गाना छोड़ के घर में आए, घर की बातें चालू। मेरी माँ सुनती थी दीदी के गाने। मैं माँ को पूछा, माँ मेरे गाने क्यों नहीं सुनती तू? नहीं नहीं, बड़ी अच्छे गाती है वो, ज़्यादा मुझे मैंने कहा ठीक है, मैं भी अच्छा गा के दिखाऊंगी। तो फिर वो मौका कब आया फिर जब आपने अपनी मम्मी को बताया मेरा एक गाना सुना और उन्हें बड़े फक्र के नाच से बोला आपको कि हाँ आई मैंने इम्प्रेस? संतोषी माँ के लिए पूछा था, भाई माँ तूने मेरा गाना नहीं सुना है? कौन सा गाना? मैंने कहा मेरे पिक्चर बहुत चल रहा है गाना। नहीं रे, मैं तुम्हारे नहीं हूँ, लता का गाना सुनती हूँ, उसको अच्छा लगता है। कभी कभी तो घर में तो गाना होता ही नहीं था ना, हाँ। रिकॉर्ड ला के बजाओ तभी सुनते थे। जी। पहले रिकॉर्ड ही चलती थी यार, रेडियो पे, हम्म, वो रेडियो पे सुनती थी वो। उसकी कमाल है लेकिन माँ की, उसको बीटल्स अच्छे लगते थे। अच्छा। हाँ, बीटल्स। बीटल्स के गाने सुनती थी वो। उसमें से कोई एक गाना उसको बहुत पसंद आता था। आपकी माँ को? तो माँ को गाना, मेरे पिताजी का गाना तो बहुत ही बड़े गायक थे। जी। उनका तो आधा जन्म तो उनका ही गाना सुना है। तो कोई और गाना गाए तो बोलते ऐसा नहीं, मेरे मालक बोलती थी, मेरे मालक जैसा गाते थे ना वैसा कोई नहीं गाता, ऐसा बोलते थे। अच्छा। अब फिर तुमको गाना है, तुम्हारे पिता की तरह गाओ, अच्छा। उनके गाने सुनो। बहुत बहुत भक्ति उनकी, मेरे पिताजी की तो बहुत सेवा भी बहुत की, और कुछ कमाल की औरत थी। उषा जी, जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों को मतलब अ, और किसी का, क्योंकि आप लोग अपने पिताजी का ही गाना इतना सुनते थे और किसी बाहर के सिंगर का गाने गाने का मतलब चांस ही नहीं होता था। और आपके पिताजी दीनानाथ जी कहते थे अगर फिल्मी गाना किसी का सुनना है तो KL सहगल से आपका गाना केएल सहगल, सुनिए। सिर्फ केएल सहगल। और माँ बोलती थी और पिताजी ने कहा था कि तुमको अगर फिल्म का गाना सुनना है तो सिर्फ केएल सहगल का सुनो, क्योंकि मैं वो सफ़ेद पाँच के टिप पे गाते थे, वो स्टेज पे माइक नहीं होता था ना, जी। तो बगैर माइक का गाने का तो सबको सुनाई देना चाहिए। बहुत बड़ी आवाज़ थी।
तो के एल सहगल ये नीचे नीचे गाता है, नीचे के सुर में गाता है, और मैं ऊंचे सुर में गाता हूँ। कमाल है इतने नीचे सुर में गाना, और इतना अच्छा गाना है इसमें। हम लोगों ने सुना तो बचपन से सुन रहे हैं उनको जी। लेकिन उनको कभी देख नहीं सके। अच्छा। ना दीदी की बहुत इच्छा थी एक डुएट उनके साथ हो जाए, अच्छा। लेकिन नहीं हुआ। और हम लोग जिस घर में रहते थे उस वक्त हालात भी इतने ठीक नहीं थे, लेकिन दीदी ने एक रेडियो लाया। जी। तो वो तो बड़ी बात थी रेडियो लाना, उस वक्त तो रेडियो चलता था, और रखा और ऑन किया तो पहली बात हुई कि महान गायक के एल सहगल के हो गए, नहीं रहे। दीदी ने बंद किया, किसी को दे दिया, रेडियो उठा के ले जाओ। इतनी बुरी खबर मैंने सुनी, मुझे नहीं चाहिए, के एल सहगल गए ये सुनी मैंने, निकाल दिया। जी, क्योंकि उनके साथ डुएट गाने की तमन्ना अधूरी रह गई। उनको देखने की और उनके साथ गाने की बड़ी इच्छा थी। जी। वो उनके लड़के से, उनकी वाइफ से सबको मिले थे हम, लेकिन क्योंकि आए बहुत लेट। अच्छा। एक ही पिक्चर के लिए आए, बाकी सारे 2 पिक्चर, मैंने तानसेन के लिए आए थे वो, फिर चले गए दिल्ली अपने कलकत्ते, और फिर वो आए थे शाहजहां के लिए। उस वक्त तो मैंने सुना उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, कुछ गाने उनको तो कुर्सी पे उठा के लेके ऐसे गाने की। अच्छा। शूटिंग भी वैसी की। आप एक गाना है उनका, गम दीजिए डर डर, वो गाना तो आप देखेंगे कि वो हिले नहीं, बिल्कुल एक ही जगह पे गाया है। अच्छा। बहुत बीमार थे, उसके बाद गए वो पिक्चर के बाद ही गए वो। अच्छा उषा जी, आपको सिंगिंग से पहले पेंटिंग का शौक़ रहा है, तो आप काफ़ी मतलब सीरियसली पेंटिंग कर रही थी, तो आपने प्रोफेशनली कब गाना शुरू किया? प्रोफेशनल कुछ भी नहीं किया मैंने, मैंने अपने लिए किया। अच्छा। कोई भी पेंटिंग बेची नहीं, करके दी है लोगों को। मेरे कुछ पहचान के लोगों ने कहा कि हमारी पोर्ट्रेट बनाओ हमारी, वो उनके घर में जाके उनकी पोर्ट्रेट बना के उनको दे के आई मैं। अच्छा। कोई एग्जीबिशन नहीं किया, कभी नहीं। एक ही किया था, तो मेरे टीचर थे, उन्होंने कहा करके देखो, छोटा था, उसको बहुत साल हो गए। फिर मैं उनके क्लास में, हम क्लास में थोड़े दिन क्लास चला, क्लास में किया। फिर बचपन से मैं करती थी अलग अलग, जो मुझे दिखता था। छोटी थी तो मैं फूलों के, कुछ पंछियों के वगैरह इस तरह से बनाती थी। बाद में मुझे शौक़ हुआ कि फेस बनाऊं मैं। अच्छा, पोर्ट्रेट। और मुझे इतना अट्रैक्शन था चेहरा बनाऊं मैं, तो मैं पोर्ट्रेट करना शुरू किया। पहले तो मैं फ़ोटो देख के उसका स्केच करती थी, तो ऐसा करते करते सबने बोला कि तुम सीखने जाओ। इतना मुझे समझ में नहीं आता था कि पेंटिंग कैसे करनी चाहिए। कोई भी किसी का पेंटिंग का कॉपी करना, किसी के फोटो, ऐसा करती थी मैं। लेकिन एक दिन मैंने एक गाना सुना, सुहाना सफ़र, मुकेश भैया का, मधुमती। तो गाना अच्छा लगा मुझे। और जब भी वो गाना बजता था तो मुझे कुछ पेंटिंग नज़र आती थी कि ये कलर ऐसा होना चाहिए, गाने का कलर ऐसा है, ये गाने की सिचुएशन ऐसी होगी, ऐसा मुझे लगता था। पिक्चर नहीं देखी थी मैंने, और वो सोच सोच के मैंने एक बड़ा कैनवास लगा के पेंटिंग शुरू की उसके ऊपर। मुझे मालूम नहीं था कैसे करते हैं ऑयल पेंट, तो कभी रॉकेल से बनाया, कभी किसी को पूछा क्या करना चाहिए। इस तरह से मैं सीखी कि कैनवास कैसे बनाने का, फिर उसमें कौन से मीडिया से करने का, तैयार करने का, कौन सा ऑयल यूज़ करने का, तो सब सीखा मैंने, और वो पेंटिंग की मैंने। बाद में मैंने देखा कि एक छोटे से इतनी सी पेंटिंग थी किसी की, ब्लैक एंड वाइट। वो देख के मैंने कहा ये सुहाना सफ़र का ये है, इसका मीनिंग ये इसमें दिखता है मुझे। और मैंने उसका थोड़ा सा स्केच बना के, और मुझे जो चाहिए वो कलर डाले, क्योंकि तो ब्लैक एंड वाइट थी। एकदम ऐसे जैसे कि धुंध है, पंछी उड़ रहे हैं, समुद्र की एक एक लहर दिख रही है, और पीछे थोड़े थोड़े पहाड़ी दिख रही है, और पानी। यही मुझे दिखता था कि धुंध है और पानी है, तो मैंने वैसे बनाया। जब मैंने पिक्चर देखी तब मैं ऐसे किया
ये कुछ अलग ही है, मुझे कुछ अलग दिख रहा हाँ, था। वो जंगल में पिक्चराइज हुआ था। बहुत बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि गाना सुनने के बाद अगर वो हॉन्ट करे तुम लोग को, कान में बजता रहे, कान में बजता रहे, तब उसकी पेंटिंग सूझना शुरू होती है। हम्म, लेकिन कुछ नोट्स, कुछ गाने के लाइन, उस पे पिक्चर बनाती हूँ मैं। हम्म। तो उषा जी, यानी कि आप एक सिंगर हैं और एक पेंटर भी हैं, तो आपका एक पेंटिंग का इमेजिनेशन है। जब आप गाना सुनती हैं तो आपके दिमाग में एक छवि पैदा होती है उस गाने की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अपने खुद के गानों के, जैसे कि जब आपने मुंगड़ा रिकॉर्ड किया, तो आपके दिमाग में क्या छवि आई कि अब कैसे पिक्चराइज होएगा ये गाना? नहीं, मुझे गाना अच्छा लगना चाहिए। हाँ मैं मराठी में एक गाना है, पिंजरा पिक्चर में। जी, हाँ, विशाल। तो इश्का चिंगी दस हाँ। में उसका आलाप है। हम्म, आलाप पे बाद एडलिप चलते हैं, ताल नहीं है। वो सुनने के बाद मुझे कुछ दिखता था कि पिक्चराइज ऐसे होना चाहिए। हम्म, पेंटिंग में पिक्चराइज ऐसे होना चाहिए अच्छा। कि इस तरह से उसने एक्टिंग करनी चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए। है तो बैठक का गाना, तो बैठक के गाने में कैसे अदा करते हैं, वो आधा का गाना है तो आधा करनी चाहिए। और बाद में उठ के डांस करती हैं, हाँ। तो डांस का शुरुआत कैसे करनी चाहिए उसने। हम्म, जब मैंने फिल्म देखी तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कुछ भी नहीं इसमें है हम्म, जो मैं चाहती हूँ। मतलब मुझे लग रहा था मन में कि इस तरह से होना चाहिए, वैसा नहीं था उसमें। अच्छा। मुंगड़ा। ऐसे बहुत गानों में हुआ है मेरा, अच्छा जो मुझे अच्छा लगे और फिर वो वैसा नहीं होता है। अच्छा। तो दोनों ही क्रिएटिव। दोनों ही चैलेंजिंग है ना, हाँ कि पेंटिंग भी अच्छा होना चाहिए और जी गाना तो और भी खराब हो जाएगा अगर गड़बड़ हो जाएगी जी। तो गाना मुझे बराबर बराबर चलती है हम्म, दिमाग में। ओके। जब गाने का काम होता है तब मैं पेंटिंग का विचार नहीं करती हूँ कि एक आधा पड़ा है उसको करना है, पूरा नहीं। फिर गाना खराब हो जाता है। अच्छा। पूरा गाने का हो जाए फिर बाद में उसको पूरा करती हूँ। ओके। काफ़ी की मेरी किताब निकली बाहर अच्छा पेंटिंग। अच्छा। आज भी आप पेंटिंग करती हैं? अभी नहीं करती हूँ, जी है पड़ी है अभी, जी। बहुत बड़ी बड़ी पड़ी है। अच्छा। देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो करूँगी। उषा जी, कौन सी भाषा में गाना आपको बहुत चैलेंजिंग लगा, मतलब थोड़ा सा टफ था? चैलेंजिंग नहीं, डर लगा। अच्छा, कौन सी? सिंधी। ओह अच्छा। मैंने सिंधी भाषा में 2 ही गाने गाए हैं। अच्छा एक तो मैंने बोला सत्यराम अरोड़ा जी के साथ जी। वो है, और एक पहले मैंने, म्यूजिक डायरेक्टर भी याद नहीं मुझे किसका गाना था मालूम नहीं। वहाँ एक लेडी आई थी और वो मुझे सिखा रही थी सिंधी क्या है, अच्छा और मैं जो परेशान हो गई, आखिर में मेरे मन में आया कि मैं छोड़ दूँ, हाँ कि मुझे भाषा में नहीं आएगा, आप किसी और से लीजिए। यहाँ तक बात हो गई मेरी। जी। इम्पॉसिबल, मेरे समझ में ही नहीं आखिर तक मैं क्या गा रही हूँ और वो क्या समझा रही, कितना समझाना। मतलब उससे आदमी, जिसको गाना भी साथ में गाना है ना, सिर्फ बोल नहीं बोलने हैं, जी तो कैसे बिठाऊँ उसमें, क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। जी। वो बहुत तकलीफ वाला था। अच्छा, तो आपने सिर्फ 2 ही गाने गाए थे सिंधी में आज तक? 2 ही गाने, हम्म, एक तो श्री अर्जुन का था तो उन्हें तो उनका, उनके अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा है अच्छा अपने से। हिंदी और मराठी से, हिंदी मराठी में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। हिंदी गाने में हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती। जी मराठी में थोड़ा सा, मैंने बोला शब्द प्रधान जब आता है तब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं। अच्छा। आसामी में मुझे ज़रा भी नहीं तकलीफ हुई। ओके। और कौन सी भाषा में आपको, मतलब आपने ऐसे चुटकी बजा के गा दिया, हालांकि आपको भाषा नहीं आती थी? आसामी, असमी। अच्छा आसामी गुजराती, गुजराती गाना अगर उन्होंने शुरू किया, गान बजाना शुरू किया, और अपने अविनाश भाई म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे उछली बोलते थे, उछली ये गाना है, उन्होंने गाना शुरू किया तो मैं उसके साथ गाना शुरू कर देती थी। अरे नया गाना है तो ऐसा, अविनाश भाई ये गाना आप दे रहे हैं, ये है गरबा, और आप गरबा ही मुझे सिखा रहे हैं, तो गरबे मैंने अभी 5 गा चुकी हूँ आपके, जी। तो अभी मुझे मुंह पे चढ़ गया है, तो इसलिए मैंने भाई तुमको, मैं सबको बोलते थे, मैं सबको बोल रहे थे, अरे सुनो मेरी बात, हाँ ये उछली है ना, ये गाना ऐसे याद करती है, 1 सेकंड में गाना याद होता है, मुझे ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता है। हम्म, और दूसरी बात बोलते थे,
अरे इससे एक लाइन गवाओ, एक लाइन, इससे मुहूर्त करो गाने का, और देखना ये कितनी लकी है। हम्म, अविनाश भाई के गाने क्या चले, बहुत चले थे। जी। और उषा जी, कौन सी भाषा में गा के आपको बहुत मज़ा आया जो आपको नहीं आती थी? मुझे गाने के बोलों से ज़्यादा मुझे सुर और ज़्यादा पसंद है, जी। स्वर ज़्यादा पसंद है। हाँ। मुझे असमी में गाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा। मुझे एकदम उसमें मैं मिल जाती हूँ गाने में, अच्छा। इतना अच्छा लगता है, सिर्फ भूपेन हज़ारिका का और किसी का नहीं। अच्छा, आप गाते गाते एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती थी? हाँ, हम्म, मुझे मैंने अभी भाषण में ही बोला कि जब मैं असम का गाना गाती हूँ या सुनती हूँ हम्म, तब मुझे असम पूरा नज़र आता है ओके। कि कैसा होना चाहिए। पेंटर्स हाँ, इमेजिनेशन। ये नज़र आता है। और ये मैंने भूपेंद्र को कहा कि भूपेंद्र मुझे आसाम देखना है, अच्छा। मुझे मैं जो इमेजिन कर रही हूँ वैसा है कि नहीं। हम्म, तो करीबन वैसा था। ओके, वेरी गुड। अच्छा उषा जी, उस किस्से के बारे में बताइए जब आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर का लेटर आया, वो आपके तलफ़्फ़ुज़ की तारीफ़ करते हुए, आपके उच्चारण की प्रशंसा की उन्होंने, आपके प्रोनाउंसिएशन को सराहते हुए उन्होंने आपको लेटर लिखा। वो कौन सी फ़िल्म थी? क्या गाना था? किस समय ये हुआ? मैं नशे में हूँ फिल्म थी, अच्छा। हीरो थे राज कपूर, जी। हीरोइन मुझे मालूम नहीं, देखी नहीं शायद फिल्म। हम्म, और गाना ऐसा था कि लड़कियां, गांव का था, गांव के कपड़े थे उनके, मतलब वहाँ के उत्तर के। अ, तो वहाँ की लड़कियां बैठी और एक लड़की गा रही है, ये न थी हमारी किस्मत, जी। ये गाना गा रही है। और वो गाना बंद होता है और फिर मुकेश जी का गाना शुरू होता है। तो एक अंतरा गा के छोड़ देना था और मुकेश जी का गाना आगे था। तो उनके सेट पे वो बैठे हैं, राज कपूर पूरा मेकअप करके बैठे हैं और लड़की भी मेकअप करके बैठी है, कोई डांसर थी, बहुत अच्छी डांसर। वो गा रही है और फिर वो उठ के वो गाती हैं, ऐसा था सिचुएशन। उनका गाना क्या था मुझे मालूम नहीं। तो शंकर जी आए। शंकर जयकिशन में एक बात बोलूँ आपको, जी। शंकर जी अपनी तरफ से अलग गाने बनाते थे हम्म, और जयकिशन जी अलग ट्यून लगाते थे। उनको पसंद जो आएगी ये ट्यून, ये लिरिक्स अच्छी है, इसको मैं ट्यून लगाऊँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता था। और म्यूज़िक जब बजता था, बैकग्राउंड म्यूज़िक या साथ में वाला, वो सब शंकर जी दोनों साथ में मिलके करते थे। जी। मतलब दोनों बहुत टैलेंटेड थे, बहुत टैलेंटेड थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको गाना है। मैंने कहा ठीक है, कौन सा गाना? तो गालिब जी की गज़लें हैं, गालिब जी की गज़ल और मैं गाऊँ? मैंने कहा मुझे उर्दू नहीं आती है और उनकी तो पुरानी उर्दू मुझे नहीं आएगी। कोशिश करो। उनका ठीक है, मैंने कहा मैं करूँगी, अभी चैलेंज हुआ ना ये, जब करती हूँ। दीदी के गाने हर रिकॉर्डिंग में जाते थे हम लोग, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो खास करके मदन मोहन जी की, तो उसमें उर्दू काफ़ी होता था। तो मैं सोच रही थी किसको पूछूं, किसको पूछूं, दीदी को पूछोगे तो दीदी बोले "चल, क्या कर ले तू, कर जो करना है कर ले", ऐसा बोलेगी। क्या करूं? तो रिकॉर्डिंग में गई तो फ्लोर पे गाना था आर के स्टूडियो में, और फ्लोर पे गालीचा डाला था, नीचे हम लोग बैठ के गा रहे थे। मैं, मेरे बाजू में शंकर जी हारमोनियम बजा रहे हैं, वहाँ पे एक प्रभाकर करके आदमी था, वो तबला बजा रहा है, और उनके बाजू में पंडित राम नारायण सारंगी बजा रहे हैं, और कोई नहीं, इतनी म्यूजिशियन। तो मैंने पूछा शंकर जी आपको उर्दू आती है ना? अरे नहीं, मैं हैदराबाद का हूँ लेकिन मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा मैं ये करेक्शन कैसे करूँ? अभी किस्मत बोले या किस्मत बोलो, क्या करूँ क्या मैं? फिर मैंने पूछा नारायण जी, पंडित जी आप बताइए, थोड़ी तो उर्दू आती होगी, आपने इतने गाने बजाए हैं, इतने उर्दू के बजाए हैं। तो उन्होंने नहीं, मैं उर्दू मुझे कुछ मालूम नहीं, तो मैं उत्तर भारत का हूँ और मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलता हूँ। इस तरह प्रभाकर को देखा तो मराठी है, तो बिल्कुल नहीं जानता होगा, क्या करो। अंदर बूथ में, तो बूथ पे रिकॉर्डिंग होती थी कि शूटिंग चलता था तो वहीं पे रिकॉर्डिंग होती थी। जी। तो उन्होंने
मैंने पूछा कौन है अंदर काम करे, बोलते रिकॉर्डिस्ट बैठे, उनका नाम क्या, उनका अताउल्ला। हाँ, मैंने कहा चलो इधर चलो। मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा थोड़ा आप जहाँ गलत करूँगी तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उस वक्त ऐसा था कि हमने गाया तो सुन नहीं सकते थे, हाँ, फिल्म पे होता था। अच्छा। मैंने कहा जहाँ गलत होगा आप कट कर दीजिए और मुझे फिर से गवाइए। ठीक। ये अताउल्ला खान जब वो तैमूर पिक्चर थी, तैमूर ने सीरियल थी ना इनकी, संजय खान की, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के जब आग लगी थी ना, उसमें गए वो, हम्म, उनके शूटिंग में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसमें आग आग में चल गए बेचारे। तो उनका नाम इसलिए याद रहा मुझे कि मेरे गाने के लिए मैंने पूछा था, तो जब वो गए तो उनका, अरे वो तो पहचान के थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा मुझे लगेगा गलत, मैं कट कर दूंगा। और दीदी के गाने याद कर रही हूँ, गो कैसे बोला है, छ कैसे बोला है, ये कैसे बोला है, वो कैसे बोला है, क्या करूँ क्या करूँ, क्या सोच रही थी मैं। और मैंने गाना शुरू किया, जैसे गा रही थी वैसे दीदी के बोल याद आ रहे थे मुझे। ये न थी बराबर किस्मत, तो ज़्यादा नहीं करने का और छोटा नहीं करने का, तो बराबर उसका वज़न के साथ मैंने गाया। उसका मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किस्मत वगैरह समझ में आ रहा थी, पूरा जो उनका जो लिरिक्स है वो नहीं समझ में आ रही थी, जो उनकी गज़ल है वो गाती गई मैं। और कट वट करने का नहीं, क्योंकि फिल्म पे था, तो सीधा पूरा गाओ या दोबारा गाओ या 3 मरतबा गाओ। मैं पूरा गा गई। अत्ताउल्ला जी ने कुछ नहीं बोला मुझे। दोबारा उनका शंकर जी ने कहा नहीं, दोबारा 1 मरतबा गा के रखो, सेफ्टी टेक होना चाहिए। दोबारा गा के रखा। उन्होंने बोला एक अंतरा क्यों करें हम लोग, अच्छे है, ट्यून अच्छी है, 2 अंतरे करो इसके। दूसरा अंतरा किया तो उसमें काफ़ी शब्द है, तीर नीम कशको वगैरह। मैं डर गई, मैंने कहा जो भगवान का नाम लिया, दीदी का नाम लिया, गा दिया। तो अब सेट पे गया गाना, तो गाने की रिहर्सल हो रही है, वो लड़की गा रही है, कुछ ऐसे सो के गा रही है, ऐसा कुछ है। और वहाँ राज कपूर बैठे हुए हैं, उनका गाना ख़त्म होता है, धीरे धीरे वो शुरू करते हैं गाना। तो वो गाना सुन रहे थे रिहर्सल में। राज कपूर जी ने सुना, मुझे बुलाया, उन्होंने सीट पे बोला, और मैं घर पे गई तो मुझे एक लेटर मिला, अलीगढ़ से आया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने मुझे लिखा था कि तुमने उर्दू बहुत अच्छा बोला है, जी क्योंकि वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि गालिब साहब के गज़ल को बोलना जी तो मुश्किल होता है। थोड़ा सा पुरानी उर्दू है उसमें, जी आजकल की लाइट नहीं है, बहुत हेवी होती है, समझ में तो आता नहीं है, लेकिन उच्चार बराबर होने चाहिए। तो वो तो किया, जी। नसीब मेरा। उषा जी, आपको क्या लगता है कि आज के गानों में वो प्रभाव नहीं है जो पुराने गानों में होता था? नहीं है, सच्ची बात तो ये है कि नहीं। हम्म, पुराने गानों में ने जो एक बात होती थी कि म्यूजिक डायरेक्टर चुना जाता था अच्छा। प्रोडक्शन से, लिरिक्स चुना जाता था कि ये लिखेंगे, मजरूह साहब लिखेंगे या प्रदीप जी लिखेंगे, जिस टाइप का गाने उस टाइप के लोगों को लिखते थे। और म्यूज़िक डायरेक्टर ढूंढते थे कि इस टाइप की फिल्म है तो उसको ये म्यूज़िक डायरेक्टर सही है। वो म्यूज़िक बनाते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठ के ये ट्यून ठीक नहीं है, थोड़ा और कुछ करो, ऐसा करके वो ट्यून ठीक हो जाती थी। फिर ये गाना कौन गाएगा ये तय होता था कि ये गाना किशोर कुमार के गले का नहीं है, ये रफ़ी साहब का गाना है, तो उनको बुलाओ। जैसे बैजू बावरा फिल्म में रफ़ी साहब ने गाया है, वो गाना किशोर कुमार के गले के नहीं थे, तो क्लासिकल टाइप के थे गाने। तो फिर इस तरह से अगर वो आर्टिस्ट को बुलाएंगे तो फिर उनकी रिहर्सल्स होती थी, फिर उनके असिस्टेंट होते थे, उसका म्यूज़िक बनाते थे कि बीच वाला म्यूज़िक, इंक्लूडिंग म्यूज़िक क्या है, वो क्या होना चाहिए जिससे वो ये आगे का
आर्द्रा वो गा सके आर्टिस्ट बराबर, ऐसा होता था। और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। जी। कभी कभी लिरिक्स राइटर को भी लगता था अरे मैंने ये गलत लिखा है, इसको निकालो, अभी ये डालो। ऐसी बातें होती थी। एक गाने को बनाने में काफ़ी दिन लगते थे, उसमें मेहनत होती थी, रिहर्सल्स होती थी, लिरिक्स तो होता ही है, लेकिन सिंगर को चूज़ किया जाता था कि ये लता मंगेशकर ही गा सकती है। जी। फिर उसको वो रिहर्सल की जाती थी। तो इतनी मेहनत करने के बाद वो गाना म्यूजिक डायरेक्टर को तो होता ही है याद, सिंगर को याद रहता है। तो ये न थी हमारी किस्मत, मैंने कब गाया था, मुझे अभी भी गाना पूरा याद है, अच्छा। पूरा गाने के साथ। कोई भी गाना आप दीजिए उस वक्त का, सब याद, जो सुना है दीदी का वो भी याद आता है। अब जो गाने आ रहे हैं उसके पीछे मेहनत कम है। अच्छा। आप गाओ, मुखड़ा गाओ, गाया मुखड़ा, अच्छा रहने दे, अब ये हमने ले लिया है, ये दोबारा रिपीट होने वाला है तो हम पेश कर देंगे। तो हम लोग पुराने लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हम लोग यही मुखड़ा अलग अलग गाएंगे, हर जगह पे आप अलग अलग लेके रखो। जी। तो मानते नहीं है, मानते नहीं है। जब मैंने मेरा गाना सुना तो सेम मुखड़ा, अब मैंने कहा ऐसे क्यों किया, बोलते कुछ नहीं, चलता है ऐसे ही। वो तो कहीं यूट्यूब पे जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, गरबे में बजाएंगे, इस तरह का बात। मतलब वो जो एक बात होती थी कि ये गाना चलना ही चाहिए, निकल गई। सबकी मेहनत होती थी उसके पीछे। तो आपको लगता है आजकल के दौर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए, आसानी से ध्यान बढ़ जाता है, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि स्क्रीन्स बहुत है हमारे पास, फ़ोन का स्क्रीन है, जब देखो फ़ोन में। तो ऐसे माहौल में आपको लगता है कि जब हम फोकस नहीं कर पाते, चाहे वो कोई भी काम हो, या चलो हम लोग सिंगिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, म्यूज़िक का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ऐसे माहौल में आज के जो नए बच्चे आते हैं, गाते हैं, मतलब ज़्यादातर टीवी के सिंगिंग कॉन्टेस्ट में जाते हैं, ऐसे माहौल में आपको लगता है कि एक फ्यूचर लता मंगेशकर आ सकती है, या फ्यूचर आशा भोसले आ सकती हैं, या फ्यूचर उषा मंगेशकर आ सकती है, पॉसिबल है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना है, ध्यान बटा हुआ है। नहीं, लता मंगेशकर तो जो ऊपर से आई हुई चीज़ थी, वो उसके लिए हम कुछ बोल ही नहीं सकते। जी। जैसे मेरे पिताजी भी वैसे ही थे, जी। और उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये गाएगी, इतना कॉन्फिडेंस था उनको कि ये लड़की गाएगी। और ज्योतिषी भी बहुत बड़े थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनको शायद उससे मालूम होगा। तो उसकी आवाज़ सुन के, कोई छोटी थी, कुछ 5-1 साल की थी, 4-5। तो मेरे पिताजी अरे लोग उनको सिखा रहे थे, उनके शागिर्दों को। तो एक राग सिखा रहे थे और बीच में उठ के वो बाहर गए, बालकनी में। दरवाजे के पीछे बैठ के दीदी सुन रही थी। जैसे दीदी गई और वो गाने लगे कि उनको कहा रिपीट करो, वही गाते रहो, मैं आता हूँ। तो गा रहे थे तो बाहर आई, उसको रोका, ऐसा नहीं है। और उसने गाना शुरू किया कि ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये जगह ऐसी जाती है। वो छोटी सी लड़की सिखा रही है, दरवाजे से पिताजी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा अब तुमको तंबोरा हाथ में देता हूँ मैं, और तुम अभी रियाज करोगे। इतनी बच्ची अगर इतना गा सकती है तो उसके ऊपर, मतलब मेरे पिताजी की जितनी भी बातें थी गले में, सारी की सारी इसमें। अच्छा। तान, तान का वज़न, शब्द, बोलने का, सब कुछ। और मेरे पिताजी ने उम्र के कुछ 12 साल में जी। ताजे वफ़ा करके एक नाटक चल रही थी किर्लोस पे, तो उसमें गाने का काम करते थे वो। जी। नेचुरली उर्दू में होता था। तब से उनको भाषा की सबको हम लोगों में अलग अलग भाषा में गाने का बड़ा शौक हुआ। तो वो सब मेरे दीदी में आया, और दीदी ने जो गाया है वो कोई रिपीट भी नहीं कर सकता। अच्छा। इसीलिए जो क्लोन करते गले का, जी। दीदी का नहीं हो रहे हैं। अच्छा। और हुआ तो हम लोग बैठे हैं।
तो उस पर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाल ही में आशा ताई ने कोर्ट का, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि किसी एक प्राइवेट ऑपरेटर ने एआई से उनकी आवाज़ की क्लोनिंग कर ली थी और फिर उनकी मर्ज़ी के बिना उसे प्रदर्शित किया, प्रचारित किया। तो आपको क्या और लगता है, आपका एआई की प्रति क्या, किस तरह आप उसको देखती हैं, एआई का चलन? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि मैंने 2-3 देखे हैं, सुने हैं गाने। जी, किशोर कुमार का मैंने सुना, ऐसा लगा कि किशोर कुमार ही गा रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी, 1 मिनट के बाद पता लगा कि नहीं है। अच्छा, हम लोग पहचान सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कम सुना है उनको, या नए लड़कों को इतना ध्यान नहीं है कि हम लोग ध्यान से सुने कि कहाँ गलत हो रहा है। किसी के समझ में नहीं आएगा ऐसा किया है। हुँ, लेकिन ये परमिशन लिए बगैर नहीं करना चाहिए। हुँ। तो आशा जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर स्टे दिया है, क्या ये आशा जी का वॉइस आप क्लोनिंग नहीं कर सकती। इसको आप सिंगर्स की जीत मानेंगी? आप, आपके जैसे सिंगर्स और अनेक सैकड़ों हाँ, सिंगर्स की? बिल्कुल गलत बात है। दीदी का अगर करेंगे ना तो नहीं करना चाहिए, मुश्किल काम है बहुत। जी, लेकिन चैलेंज लेके अगर करेंगे ना तो हम लोग रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जी। उषा जी, आपने फ़ोन पर मुझे बताया था कि आप मंगेशकर परिवार के ऊपर कोई किताब पे काम कर रही हैं। उसके बारे में थोड़ा और कुछ बताना चाहेंगी? मंगेशकर पूरा परिवार मेरे हाथ में है, सच्ची बात बोलती। अच्छा, क्योंकि बचपन से मैंने, माँ को तकलीफ़ नहीं हो, दीदी का काम में घर की कोई चीज़ नहीं आए, हुँ, ये हुआ वो हुआ नहीं आए, तो मैंने तब से मेरे पूरे हाथ में लिया कि दीदी तक कुछ भी नहीं जाने देने का। हुँ, वो अपने काम में रहे। माई उम्र हो गई है माँ की, उसको आराम करना चाहिए। जी, सारा घर देखती थी मैं, जी, और दीदी गई तब मुझे ऐसे लगा, मैं पूछूं किसको, मैं हर बात पूछ, दीदी ये करना है घर में, ये ऐसे ऐसे हुआ है, ये आदमी ठीक नहीं है, मैं उसको निकाल रही हूँ। हर छोटी छोटी बात मैं उसको कहती थी। जी, उसके माँ को पूछती थी, लेकिन दीदी जब गई तब छत्ती उड़ गया पूरा। जी, हाँ, तब बहुत परेशान हो गई मैं, बहुत। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको पूछूं। जी, इतनी आदत लगी, इतने सालों की आदत, हर बात दीदी को बोलने की, हर बात, एक एक छोटी छोटी बात। अब मेरी बड़ी मीनाती है, जी, दीदी के बाद वही है। हाँ, लेकिन वो खुद इतनी थक गई है, उसकी 95 की होगी, जी, उसको कुछ याद भी नहीं आता है। मैं अच्छा, उसको क्या पूछूं, जी, मैं चुप बैठती हूँ। अच्छा, जो मुझे मन में आता है मैं करती हूँ। क्या हुआ, मेरी मीनाती ने क्या कहा कि मैं बचपन से साथ रही, जी, ज़्यादा फर्क नहीं, 2 साल का फर्क है। जी, तो खेलना, मारा मारी करना, जो कुछ था उसके साथ दीदी का। हाँ, हम लोग बहुत छोटे, जी, दीदी से 6 साल छोटी मैं। आशाती वगैरह थी, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती थी आशाती, चुपचाप रहती थी। और बिनाती गाने वगैरह, गाना गाने, खास करके याद करना, पिताजी के सारे गाने उसको याद है, मतलब चीज़ जिसको कहते हैं हुँ, वो। तो उनका दोनों का बहुत अच्छा जमता था, और हुँ, खेल कूद भी होती थी उसके साथ। तो उसने कहा कि मैं किताब देती हूँ, लिखती हूँ, हुँ, जिसमें दीदी का बचपना दिखाती अच्छा, हूँ। सिर्फ बचपना उसने लिखा कि कैसे खेलती थी, क्या करती थी, कैसे गाती थी, हुँ, नाटक में कैसे गाया, सब पूरा लिख के उसने कहा कि उसको भारत रत्न मिला, यहाँ पे उसने छोड़ दिया। अच्छा, तो मैंने सोचा कि दीदी का तो हो गया यहाँ तक, आगे तो बहुत लोगों ने लिखा है, जी, जैसा उनको अच्छा लगता है वो लिखा है। जी, ये असली बात सिर्फ मैं अकेली हूँ, हाँ, मैं और मेरा भाई। जी, मेरा भाई दीदी का बहुत लाडला, हुँ, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, हुँ, और गालिब और ये सब, सबके गाने उसने किए हैं याद करके। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं, याद करके उसका क्या मीनिंग है हुँ, समझ के काम किया है। जी, तो उसको, दीदी को बहुत उसके म्यूज़िक से बहुत प्यार। और छोटा भाई एक पैर से खराब, प्यार सबका उसके तरफ, जी, तो उसको छोटा गुरु बोलती थी, मेरा हुँ, छोटा गुरु ये है, हुँ, ये इतने अच्छे गाने बनाता है। तो उसको वो यादें हैं हुँ, दीदी की म्यूज़िक की।
वो म्यूजिक डायरेक्टर दीदी गा रही हैं, तो वो स्टेज पे करता है, दीदी और मैं, उसका नाम है उसका। मैंने बोला कि मैं दीदी के साथ हमेशा रही हूँ बचपन से। जी। दीदी के प्रोग्राम फॉरेन के मैं थी, इंडिया में मैं थी, सब जगह मैं थी प्रोग्राम, खास करके प्रोग्राम फॉरेन जाना, रिकॉर्डिंग में जाना कई मरतबा। तो ये सब बातें मुझे मालूम है, तो दोबारा मैं दीदी को क्यों रिपीट करूं? मैं हृदयनाथ को करती हूँ अच्छा। कि ये कैसे बना म्यूजिक डायरेक्टर, कैसा उसने तकलीफ उठाई है बचपन से, पैर खराब होने के कारण। अच्छा। गैंग्रीन हुआ है, ओके। उस वक्त दवाई नहीं है, ये हाँ, बहुत पुरानी बात है, 80 साल पहले। तो वो कैसे वहाँ से निकला और फिर वो अचानक म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बन गया। जी। फिर मैं आशा दी का सोचती हूँ, अरे आशा दी के लिए तो किसी ने लिखा होगा, लेकिन जो हमको मालूम है वो नहीं लिखा है। हाँ। कैसा खेलती थी, मारामारी करने में एकदम स्ट्रांग थी। हाँ, छोटी थी, 7-8 साल की, मारती थी। तो वो सब हमने देखा है। मेरी मीनाती का देखा कि बच्चों के गाने उसने किए, कैसे हाँ। किए, क्यों जी। किए। हाँ। तो ये सब पांचों का साथ मिला के एक किताब बना है। वेरी गुड। सो ये दिस इज द इनसाइड लाइफ ऑफ द हाँ मंगेशकर, हाँ जो हाँ, किसी सिर्फ को नहीं अंदर पता का। है। हाँ। म्यूजिक म्यूजिक का है थोड़ा सा, हाँ। लेकिन उसमें मेरे नाम भी रखा है कि हम पाँच। क्या नाम है? हम्म। कब कब तक ये बुक वापस निकलेगी, लॉन्च अब ये होगी? लगता है उसका, हम लोग मराठी में बोलते शब्दांकन, मतलब जो मैं बोल रही हूँ हाँ। वो लिखना और उसका असली मीनिंग लेके बड़ा करना, अच्छा। इसको बोलते शब्दांकन। जी। तो शब्दांकन जो लड़का कर रहा है, छोटा है, आ, जी। लेकिन मराठी बहुत अच्छी है उसकी, अरे वाह। बहुत अच्छी है। जी। और ऐसा लिखता है कि कोई भी बोलेगा अरे वाह क्या लिखा है, ऐसा वो कर रहा है। उसका नाम है मैक्सवेल लोपीज। अपलम चपलम की सफलता के बाद आपके सिंगिंग करियर में क्या बदलाव आया? दीदी जी, जब दीदी के साथ गाना तो रोज़ाना तो उसके गाने सुनते थे। जी। आज मैंने ये गाना गाया, वो गाना गाया, चीज चलता था तो सुनते थे हम लोग। उसका असमी भी गाना मैंने सुना, गुजराती, सब गाने सुने, तो नया नहीं लगा मुझे। अच्छा। मैं दीदी के साथ खड़ी रही, फेमस में हुआ था, तो गाना याद किया था पहले। तो श्री रामचंद्र मतलब अण्णा बोलते थे, अण्णा ने बोला कि देखो ये लाइन वो गाएगी दीदी और ये तुम्हारी, तुम लिख लो। तो लिख लिया, 2 लड़कियों का गाना। गाना असल में क्या हुआ कि नायडू करके एक प्रोड्यूसर थे, जी। मद्रासी, आगे का नाम याद नहीं मुझे। वो घर पे आए, हम लोग दूसरे घर में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, हीरो दिलीप कुमार हैं, हीरोइन मीना कुमारी है, और 2 लड़कियां हैं, बहनें हैं दोनों, साई और सुब्बू, ऐसा उनका नाम है। तो 2 लड़कियां एक जैसा डांस करती हैं, एक भी इधर से उधर नहीं होता, इतना अच्छा करती है डांस, छोटी है। मुझे 2 बहनों का गाना चाहिए, श्री रामचंद्र को बोले। तो उन्होंने कहा आप जाके घर पे बात कीजिए ना, बहनें सब उधर ही है, एक ही घर में है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कौन गाएगा? तो अण्णा मतलब श्री रामचंद्र ने बोला कि लता जी गाएगी और उषा गाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारे घर पे आए, उन्होंने कहा आप गा रही हैं मेरी पिक्चर में। तो हमने ठीक बोला, गई रिकॉर्डिंग में गए, गाना याद था। तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, मुझे कभी डर लगता नहीं है। अच्छा। तो मैं देखती रही कि ये सब म्यूजिशियन बैठी है। दूसरा गाना है मेरा, पहला गाना भाभी आई, दूसरा गाना अपलम चपलम, देखती रही। फिर गाना शुरू हुआ, रिहर्सल शुरू हुई, तो एक जगह पे जाके मैं अटक जाती थी, दूसरा तीसरा अंतरा, दगा देने वाला कैसे दगा दे गया, छोड़ यार, डांट ऊपर जाते हैं। दीदी मैं ऊपर नहीं गा सकती हूँ, क्या करेगी तू, तू गा दी। दीदी ने बोला मैं गा दूंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मतलब मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये घर में हम लोग बातचीत कर रही, इस तरह से मैं बात कर रही थी उसके साथ। हाँ। कि
डर तो बिल्कुल ही नहीं लगा, मुझे मालूम था ये संभाल लेगी मुझे, हाँ। कुछ भी मैं करूँ ये संभाल लेगी, अच्छा। ये मुझे कॉन्फिडेंस ये था। हम्म, तो मैंने उसको बोला कि यार दगा देने वाला बहुत ऊंचा क्यों कर दिया है इतना, मैं नहीं गा सकूंगी इतना, हालांकि मैं गा सकती हूँ उतना ऊंचा, लेकिन उस वक्त मुझे लगा मैं नहीं गा सकूंगी। तो उसने बोल दिया मैं गाती हूँ। अर्णा को भी समझ में नहीं आया कि दीदी ने गा दिया है मेरी लाइन। गाना हो गया। गाना होने के बाद कोई भी सिंगर को, म्यूजिक डायरेक्टर को कभी भी नहीं लगता कि ये गाना चलेगा। अच्छा। कोई भलते गाने को बोलेंगे कि ये गाना बहुत अच्छा ही चलेगा, हाँ। लेकिन फिर गाना कुछ और ही चलता है। जैसे कि मैं कौन थी फिल्म में दूसरा गाना चला था दीदी का, मैं कौन थी वो कौन एक थी? दो गाने थे, एक दीदी का गाना था और वो अभी बोल याद नहीं लेकिन चला ये लग जा लग गले। जा गले, मदन मोहन जी का। पहले वो चल पड़ा फिर जी। ये चला। हम्म, जैसे मेरा पहले वो मदद करो चला और फिर आरती चल पड़ी, अच्छा। तो ये फिल्म के दीदी के गाने चल पड़े। हम्म, और अपलम चपलम बहुत, डांस उसका इतना अच्छा था, उस वक्त नई बात थी वो, एक जैसा डांस करने वाली। बाद में तो सब जगह आ गया कि डांस भी इतना अच्छा किया था, और पिक्चर लोगों को एकदम नई लगी क्योंकि हीरो दिलीप कुमार बहुत नाम बड़ा, और सारे की सारी फिल्मों में उनके सैड पिक्चर होते थे, जी। ट्रेजिडी वाले। मीना कुमारी के भी वैसे ही होते थे, तो इसमें एकदम अलग ही था उनका रूप, डांस कर रहे गा रहे इस तरह। तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा और गाना भी अच्छा लगा। सब गाने दीदी के चले, ना बोले राधा ना बोले चल पड़े। लेकिन एक गान डांस की वजह से, रिदम की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से उसका कुछ कोई नहीं बता सकता कि क्यों चला, लेकिन चल पड़ा। उसके बाद बहुत डुएट गाए हम लोगों ने, हाँ। लेकिन ये चल पड़ा, मैं पहला ही। 1955 का। म्यूजिक डायरेक्टर्स की जो टीम होती थी उनका आपस में कंपटीशन लगता था कि पहचानने के लिए कौन सी लाइन लता हाँ, जी ने गाई है और कौन सी ये आपने मुझे गाई। चित्रगुप्त जी ने बोला जी। कि हम लोग आपस में बात करते हैं और बोलते बोल शर्त लगाते। ढूंढो किसने कौन सी लाइन गाई, कौन सी लाइन गाई। हाँ। मेरी आवाज़ उससे बहुत मिलती थी, अच्छा। गाने का स्टाइल नहीं, लेकिन जब मैं उसके साथ गाऊँ तो उसके जैसा गाती थी। हाँ। नेचुरल, मतलब तय करके कुछ नहीं। अच्छा। तो जब आपको ये किस्सा मालूम पड़ा तो आपको मतलब कैसा फील हुआ? मैं हंसती थी, मतलब मेरी आवाज़ मिलती है। मैंने कहा मैं चित्रगुप्त जी मेरी आवाज़ मिलती है, हाँ। लेकिन मेरा स्टाइल नहीं है वो, अच्छा। जैसा वो गाती मैं गा ही नहीं सकती हूँ। अच्छा। आप लोग आपको आपके गानों की वजह से, आपके पॉपुलर गानों की, आपकी सिंगिंग टैलेंट की वजह से याद रखेंगे। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपको कैसे याद रखें? मतलब मेरा इतना नाम है ये मुझे मालूम ही नहीं है, सच अच्छा। बात बोलती हूँ आपको जी। कि जैसे दीदी है, आशाती है, इनके नाम बड़े हैं, दोनों बहनें हैं। ना मैं उसके जैसा गाती हूँ ना इसके जैसा गाती हूँ, मैं बीच में गाती हूँ। ये सही बात है कि मेरा स्टाइल मैंने बनाया नहीं, बन चुका है। जी। जो गाना मेरा वैसे गाया तो बोलते इसका स्टाइल तो बंगाली जैसा है, इसका स्टाइल तो गुजराती जैसा है। नहीं, ये तो बिल्कुल मराठी एकदम लावणी बराबर गाती हूँ। मैं तो लावणी नहीं गाती हूँ बाबा, हाँ। लावणी नहीं गाती हूँ मैं, लेकिन मेरी लावणी चलती है। तो ये जो चला है यहाँ से चला है। ओके। और मैंने तो ये ठान ली थी कि मैं गाऊंगी तो मैं हर टाइप का गाना गाऊंगी मुझे पसंद है। तो जहाँ जहाँ मैंने गाया है, तो गुजरात में मेरा नाम है, आसाम में मेरा नाम बहुत है, जी। हिंदी में है संतोषी माँ की वजह से, मंगला की वजह से, पिंजरा की वजह से मेरा इंडिया महाराष्ट्र में बहुत नाम है। उसके बाद मैं गानड़ी भी गाया है मैंने, तेलुगु का भी थोड़ा सा गाया। ज़्यादा जो गाए हैं तो गुजराती, हिंदी और मराठी, एक ज़्यादा गाए हैं। लेकिन मैंने कोई कमाल की है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है और मेरा नाम होना चाहिए और मुझे अवार्ड मिले, मुझे अवार्ड का शौक़ नहीं है। जी। सबसे पहली बात
मुझे बिल्कुल शौक नहीं कि अवार्ड मिले मुझे और मैं सबको दिखाऊं। नहीं मिलेगा, बहुत खुश हूँ। मिलेगा, ठीक है, चलता है। तो इसलिए मैंने किसी भी कारण से मुझे ये अवार्ड मिले ये और इसके लिए कभी नहीं गाया। मैंने जो गाया, जो म्यूजिक डायरेक्टर ने सिखाया वही का वही गा के बताया, उनको अच्छा लगा। म्यूजिक डायरेक्टर को मेरे गाने अच्छे लगते थे, मुझे बुलाते थे। बस यही काम करते करते मुंगड़ा तक पहुंची मैं। अच्छा, तो मुंगड़ा की बात आपने की, तो मुंगड़ा का गाना जब बहुत पॉपुलर और हिट हो गया था, तो आपको हेलन जी ने फ़ोन किया था कि जब आपके लाइव परफॉर्म करेंगी तो उन्हें बुलाना, वो स्टेज पे डांस करेंगी। हाँ, हाँ। मुंगड़ा जब गाना हुआ तब वो पिक्चर तो चल पड़ी, गाना चल पड़ा। गाना कैसे चल पड़ा मालूम नहीं, उसके बाद उस पिक्चर का कोई भी गाना नहीं चला है। अच्छा। हाँ। सिर्फ एक ही गाना चला है। तब जब गाना चल पड़ा तब मुझे हेलन जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे, तो हमारे लैंडलाइन पे फ़ोन किया। तो मैंने कहा, मैं हेलन बोल रही हूँ। मैंने कहा, बताइए, जब भी आप स्टेज पे ये गाना गाएंगी आप मुझे डांस के लिए बुलाइए। मुझे लगता है हेलन ने किसी को भी नहीं ये बोला होगा जो मुझे बोला था, क्योंकि गाने की वजह से। जी। मेरा कोई कमाल नहीं है। अच्छा। गाने का मुझे किसी ने पूछा, क्या हुआ, ये गाना इतना क्यों चला है? मैंने कहा, इसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। जब ये बना है हाँ। तब इसकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है तो कि क्या? कुछ भी समझ में नहीं आता फिर भी गाना चलता है। हाँ। ना मराठी लोगों को समझ में आता है, ना हिंदी लोगों को समझ में आता है। अजीब बात है। हाँ। कुंडली की आपने बात की, तो आपके फादर भी ज्योतिष थे, तो वो आपने कनेक्ट किया। अब मैं एक सोच रहा था, 5 गाने मेरे पास है, मैं उनके नाम लेता हूँ। आपके ज़हन में पहली बार मर्तबा उसकी याद, क्या याद आता है उस गाने को जब मैं नाम लेता हूँ? मतलब सिर्फ गाना? हाँ, मैं सिर्फ मैं गाना मैं गाऊँ क्या आपका गाना? मेरे को जितना मेरी। तुमको पिया दिल दिया, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं वो, तो ऐसे 5 गाने, अप्लम चपलम, सुल्ताना, मुंगदा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, और तुमको पिया दिल किया शिकारी का। तो मैं ये गाना, देखो मैं गायक नहीं हूँ, पर मैं 2 लाइन आप गाता हूँ, फिर मैं रुकूंगा, फिर आपको पहले जहन में क्या आता है उस गाने के बारे में, आप बताइए। डुएट का नाम लिया तो मुझे वो तुमको पिया दिल दिया, बहुत अच्छा गाना। ओके। वो आदमी ने एक ही पिक्चर हाँ, बनाई। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपका वो, सॉरी, मुझे नीचे यहाँ देखना पड़ेगा कि मुझे याद नहीं है। ओ तुमको पिया दिल दिया बड़ी नाज से, ओ तुमको पिया दिल दिया बड़ी नाज से, नैना लग गए भोले भाले कैसे दगाबाज से, ओ तुमको आपको पिया। मालूम है इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? हाँ, जीएस कोहली। वो ओपी नैयर जी के असिस्टेंट, इसलिए उसके बीच में आपको डा 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 जो बजाया ना, हाँ। उसके ऊपर जो ताल दिया है ना, वो टिपिकल उनका स्टाइल का दिया है। हाँ, और उसमें देखिए गाना बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है। मराठी में भी किया था मैंने। अच्छा। बाकी उसके बाद मैंने उनका कोई गाना नहीं सुना, पिक्चर की कि नहीं मालूम नहीं। अच्छा। देखिए ये गाना मेरे दीदी ने डुएट, अपरम चपरम के बाद ये गाना हुआ था। अच्छा, दूसरा एक मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया किया करते हैं, करते हैं, मैंने स्टेज पे बहुत गाया। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्द दिल लिया करते हैं। बहुत अच्छा हाँ, है। तो इससे क्या आपकी मतलब, या क्या आपके जहन में आता है? मुझे ये गाना अच्छा लगता था और मुझे स्टेज पे बहुत अच्छा लगता था ये। स्टेज पे उसको बहुत ताली मिली है या वंस मोर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लोगों को पसंद किया है जैसे यूजुअल होता है वैसे। लेकिन मैं गाती बहुत, कम से कम नहीं तो 25-30 प्रोग्राम में मैंने गाया है। ओके। हाँ, वेरी गुड। और फिर आपको ऑब्वियसली मुंगड़ा, तो लाइक आई एम नॉट अ सिंगर बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका ये गाइए,
ओ मुंगड़ा मुंगड़ा में गुड़ गुड़ की की गली गली, मांगता है तो आजा रसिया, रसिया नहीं तो मैं ये चली। चली। तो इसकी क्या मेमोरी है आपके बारे में, क्या स्मृति है आपके जहन में इस गाने की? मैं फॉरेन में 100 शो की दीदी के साथ। हाँ 99 शो में मैं थी, एक शो में नहीं गई थी। जी। तो लास्ट शो जब मैंने किया वहाँ अमेरिका में, दीदी बोलती थी मुंगड़ा मत गाना, मुझे अच्छा नहीं लगता वो गाना, बोल समझ में नहीं आते, कुछ नहीं, क्या है। तो आखिरी शो में मैंने वो दीदी को बोला, सब उस प्रोग्राम में सारे मंगेशकर गाए थे, जी। दीदी, मीनाते, मैं, हृदयनाथ, हृदयनाथ का बड़ा लड़का, हृदयनाथ का छोटा लड़का, 7 जने गाए थे, 7 मंगेशकर जी। वो प्रोग्राम में थे। तो मैंने और मीनाती ने डुएट गाया, पंजाबी गाया, और आदिनाथ ने वो गाना गाया था, तुम मिले दिल खिले, वो गाना गाया क्रिमिनल था। का, हाँ। बहुत अच्छा गाना लगा। मैंने उसको बहुत कहा यही गाना गाओ, यही गाना गाओ। और बैजनाथ ने गाया था, वो लाल मेरी तुम रखियो भला तेरे लाल, वो बहुत अच्छा गाया उसने। और मैंने मीनाती ने डुएट गाया। फिर हृदयनाथ ने लेकिन का पूरा गाना सिखाता है ना उसको, लेकिन में हाँ। वो गाना गाया, और फिर दीदी ने उसके साथ शुरू किया, तो वो क्लासिकल का हो गया। तो सब हो गए गाने, सबके गाने हो गए। तो मेरा सोलो था, क्योंकि दीदी के साथ सोलो गाती थी मैं। मैंने कहा दीदी मुझे आज मुंगड़ा गाने दे। ऐसे लगा मुझे कि मैं गाती हूँ, सब म्यूजिशियन को याद था। मैंने कहा मैं आज दीदी गा दी। मैंने गाया 4 वंस मोर। 4 वर्ष। हाँ 4 वंस मोर पढ़े उसको, और किसी ने उसका रिकॉर्ड करके इंडिया में भेज दिया। ओके। अब इंडिया में मैं जब भी गाऊँ तो 4 वंस मोर गिन के रखे। अभी भी मुझे इतना, अभी परसों मैंने का प्रोग्राम किया वहाँ पे, हाँ कल्याण में। जी। कल्याण में मैं उठ गई, मैं थक गई थी बहुत, क्योंकि ज़्यादा गाती नहीं अभी मैं, तो थक गई थी। खड़ी हो गई, मैंने कहा मैं एक गाना गाती हूँ। तो मैंने एक मराठी का गाना गाया, तो उसको बहुत वंस मोर पढ़े। तो एक वंस मोर लेके मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा गा के, और मैं खड़ी होके मुंगड़ा शुरू किया, और जो पूरी पब्लिक खड़ी होके डांस करनी शुरू। वंस मोर पे वंस मोर, मैं वंस मोर नहीं सकती, मेरा गला खराब हो गया, मैं गा नहीं सकती हूँ। और हाँ। वो क्या, अच्छा कभी कभी तो मैं गाना भी छोड़ देती हूँ, म्यूजिक अच्छा। बजता रहता है, डांस करते रहते, अच्छा। हाँ, हंसती हूँ, कभी बात करती हूँ। वो इतनी पॉपुलैरिटी है मुंगड़ा हाँ की। तो रिदम उसका धड़म धड़म इतना चलता है ना, फिर वाकई वो गाने कुछ कमाल है कि कैसे। अच्छा, आपका दूसरा अगला गाना मुझे बहुत पसंद है, ये गाना सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना, ये भी बहुत पॉपुलर मेरे है स्टेज पे। हुस्न का हर हाँ अंदाज मस्ताना। तो ये गाना आप गाते हैं, क्या मेमोरी आपको आती है इस गाने की? सुल्ताना मैंने गाया है, मुझे नो रिहर्सल, ओके। काहे कुछ भी मालूम नहीं। अच्छा। अब मैं थी कहाँ, मैं बाहर गाँव थी कहीं, मुझे फ़ोन आया राम लक्ष्मण का, आपका गाना इधर ट्रैक हो चुका है। हाँ ट्रैक हो चुका, मैंने गाना है भाई। तब तो ऑन द स्पॉट होता था, गाना सीखा। तो असिस्टेंट थे उत्तम सिंह जी। हाँ। तो मैंने कहा उत्तम भैया गाने का सुर क्या रखा है आपने, इतना ऊंचा, सुल्ताना सुल्ताना गाने, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती इतनी ऊंची में। नहीं वरना गा दो, अभी हो गया है, मैं तो ट्रैक नीचे नहीं कर सकता हूँ, गाना रिकॉर्ड हो गया है पूरा, सिर्फ आवाज़ रही है। हाँ। और अभी शूटिंग है। ठीक है, अभी क्या करूँ, आप इतने नज़दीक के, सब पहचान के लोग, हमारे घर के जैसे, जी। ना नहीं बोल सकती हूँ। और राम लक्ष्मण का पहला गाना मैंने गाया था मराठी का, तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से पहचान। ठीक है मैं गा देती हूँ। और मैं प्लेन से उतर के सीधे गई थी
अच्छा। सेंट्रल में, सेंट्रल स्टूडियो में। सीधा गाना किया मैंने हम्म, और गा दिया। ओके, विदाउट रिहर्सल। थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के मैं लिए, भी अपना कीमती वक्त आपको देने बहुत के बहुत लिए। थैंक यू बोलती हूँ बहुत मज़ा आया कि आपसे बात इतना करके। सारा बोलने के लिए आपने मुझे कहा और मैंने बोला। थैंक यू।